हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंगुलर एसएचएम की शुरुआत करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि लीनियर एसएचएम में एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक स्ट्रेट लाइन में एसएचएम करता है। एसएचएम करते हुए एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर इस तरह से लगता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसे ही कोई पार्टिकल एक एंगुलर मोशन कर रहा होगा और एंगुलर मोशन में उस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क इक्विलिब्रियम पोजीशन के से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के सेंस के अपोजिट हो, यानी कि इस तरह का टॉर्क हो कि वो वापस उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में घुमा सके। तो हम बोलेंगे कि ये मोशन हमारा एंगुलर सिस्टम है। तो ऑब्वियसली अब बात करेंगे तो ऑसिलेशन, एंगुलर मोशन में ऑसिलेशन हो रहा है। और जिस तरह से हमने लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट एक्स पे था और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी, वैसी अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। टर्म्स के मतलब क्लियर है। अल्फा पार्टिकल का एंगुलर एक्सलेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो अब इसका जैसे हमने पहले वहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, इनफैक्ट सॉल्यूशन तो बोला नहीं था, निकाला नहीं था, लेकिन हमने बोला था इसका सॉल्यूशन होता है। तो उसी एनालॉजी पे आगे बढ़ते हुए हम बोल सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सम फाई। तो यहाँ पर थीटा नॉट, ओमेगा और फाई इस एंगुलर एसएचएम के कॉन्स्टेंट्स हैं और उसमें ओमेगा इंट्रिंसिक कांस्टेंट है, वो हमेशा रहेगा पार्टिकल ऑसिलेट करे या ना करे। और थीटा नॉट और फाई उसकी एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से, बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से जो कांस्टेंट्स बन रहा है। तो थीटा नॉट हो गया एंगुलर एम्पलीट्यूड, मतलब कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन के किसी एक साइड में कितना मैक्सिमम एंगल तक जा सकता है, फाई इनिशियल फेज और ओमेगा ऑब्वियसली एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये बन गया। तो जैसे हमने बात किया था कि कोई पार्टिकल लीनियर सिस्टम कर रहा हो और इक्विलिब्रियम से कुछ पोजीशन एक्स पे उसकी एक वेलोसिटी हो जाती है, वैसे ही एसएचएम करते हुए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या इक्विलिब्रियम से एंगुलर पोजीशन थीटा पर इस पार्टिकल की एंगुलर स्पीड आ जाएगी। तो इस एंगुलर स्पीड को मैंने ओमेगा बोला। और ये ध्यान रखिए, ये ओमेगा और ये ओमेगा डायमेंशनली एक है लेकिन अलग है। ये इसकी एंगुलर स्पीड है और ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ये थीटा नॉट हो गया इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड और थीटा हो गया एंगुलर पोजीशन पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बन रही है। अब अगर हमें प्रूव करना हो कि कोई मोशन एंगुलर एसएचएम है तो क्या करेंगे? तो पहला काम हम करेंगे कि बॉडी को एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे करके डिस्प्लेस कर देंगे। और अब क्या करो, अब आप उस डिस्प्लेस एंगुलर पोजीशन पर एफपीडी बना दो, सारे फोर्सेस दिखा दो। अब इसके पास हमारे पास दो रास्ते बनते हैं कि हम ये टॉर्क मेथड से काम करें या एनर्जी मेथड से काम करें। तो टॉर्क मेथड से जब हम काम करेंगे तो हमको डिस्प्लेस तो कर ही दिया, एफपीडी बना ही दिया। अब हमको इस डिस्प्लेस पोजीशन पे आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क लगा देना है। आई किस पॉइंट के अबाउट? जिस पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोशन हो रहा हो, और टॉर्क भी उसी पॉइंट के अबाउट। इसको अप्लाई करेंगे और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद अगर हम कुछ इस फॉर्म पे अराइव कर पाए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस समथिंग इनटू थीटा, तो ये समथिंग जो हो गया वही ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो हम बोलेंगे कि हमने एसएचएम प्रूव कर दिया। ऐसे अगर एनर्जी मेथड से आगे बढ़े तो एक जनरल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे मान लेते हैं कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई और एंगुलर वेलोसिटी वो कैपिटल वाला ओमेगा। तो कुल मिलाकर के पार्टिकल की सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम लिख दो। और अगर एसएचएम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्सेस लगे हुए हैं, तो उसकी जो एनर्जी होगी कंजर्व होगी, यानी कि इनका सम कांस्टेंट होगा। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और थोड़ा सा अरेंज करो। और अगर फिर अरेंज करने के बाद अगर मैं इस फॉर्म में अराइव कर पाया तो बोलेंगे कि यस वी हैव प्रूव दैट पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक। तो एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास जैसा आप देख पा रहे हो कि एक
ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसको हमने एक n से हिंज कर दिया है, इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया जाता है। और दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। और अब इसका अगर हमें हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो जो सब्सीक्वेंट मोशन होगा उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ठीक है, इसको डिस्प्लेस तो करते हैं, इसको डिस्प्लेस करके एक नई पोजीशन पे ला देते हैं। मान लो कि हमने इसको डिस्प्लेस किया और अब ये डिस्प्लेस हो करके कुछ इस पोजीशन पे आ जाती है रॉड, कुछ ऐसा आ जाती है। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हमने, बहुत हल्का सा डिस्प्लेस किया, मान लो कि ये इसका एक लिटिल डिस्प्लेसमेंट यूं थीटा हो गया। तो थोड़ा सा आई थिंक मुझे थोड़ा सा बड़ा डिस्प्लेस कर देना चाहिए ताकि चीज़ें दिख सकें। करना छोटा है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा आगे। तो इसको मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे करके अभी कुछ यहाँ पर ला दिया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो स्प्रिंग है कुछ यहाँ तक आ गए, और ये लेंथ ए है और बहुत छोटा है, और थीटा को मैं रेडियन में नाप रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये डिस्टेंस ए थीटा हो जाएगी। इसी तरह से स्प्रिंग का ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक बी दूरी पर था, थीटा बहुत छोटा है तो ये बी थीटा आ गया। इस डिस्प्लेस पोजिशन पे बी बनाते हैं। तो स्प्रिंग K1 कंप्रेस हो गई, तो ये स्प्रिंग K1 इस रॉड पर कुछ ऐसे K1 इंटू ए थीटा फोर्स लगा देगी। स्प्रिंग K2 खिंच गई है, इसका लॉन्गेशन बी थीटा हो गया है, तो ये रॉड पर ऐसे K2 इंटू बी थीटा फोर्स लगा देगा। mg नॉर्मल बैलेंस हो रहे होंगे, हिंज का रिएक्शन कुछ ऐसे nx और ny आ जाएगा। और अब इस डिस्प्लेस पोजीशन पे मैं लगाऊंगा टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू आई अबाउट O अल्फा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एंड ml स्क्वायर बाई 3 हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब इन दोनों स्प्रिंग फोर्सेस के टॉर्क एन एक्स एन वाई के टॉर्क होगा ना, K1 ए थीटा, ये जो फोर्स दिख रहा है ये हिंज से ए दूरी पर है, और इसका टॉर्क थीटा के सेंस के अपोजिट होगा। दोनों की टॉर्क थीटा के सेंस के अपोजिट होंगे, यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो इसका जो टॉर्क आया हो जाएगा -K1 ए थीटा इंटू ए, और इसका टॉर्क हो जाएगा ऐसे ही -K2 बी थीटा इंटू बी। तो इसको थोड़ा और बढ़िया से अगर मैं लिख दूं तो मैं लिख सकता हूँ -K1 ए स्क्वायर प्लस K2 बी स्क्वायर इंटू थीटा। तो हमारे पास अल्फा आ गया 3K1 ए स्क्वायर प्लस K2 इज नॉट स्क्वायर प्लस K2 बी स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर इंटू थीटा। तो अब आप देख पा रहे हो कि इसको मैंने अल्फा इज इक्वल टू माइनस सम पॉजिटिव थिंग इनटू थीटा के फॉर्म में ला दिया। तो ये अपना हो गया एस एच एम, जिसको ये जो करली ब्रैकेट देख रहा है ये एस एच एम का ओमेगा हो गया। तो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3K1 ए स्क्वायर प्लस K2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर। तो टाइम पीरियड को अरेंज कर दो और लिख दो 2 पाई ओमेगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्लास 9-10 से बच्चे पढ़ते हैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम एक सिस्टम है जिसमें एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा और एक बॉब होगा, जो रस्सी के एक एंड पर हमने एक बॉब को लगा देना और एक एंड को किसी फिक्स सपोर्ट से बांध देना। तो ये जो स्ट्रिंग और बॉब का सिस्टम है उस सिस्टम को बोलते हैं एक सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम इज अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग प्लस बॉब, और ये ऑसिलेट करेगा। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो एक्चुअल में अगर आप देखो इसका एक एंड फिक्स है और ये मूव कर रहा है तो ये एक सर्किल में मूव करेगा, और सर्किल में अगर ऑसिलेट कर रहा है और रस्सी इनएक्सटेंसिबल है यानी कि दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ रिजिड बॉडी। तो इसको आपको एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करना है। तो इसका अगर मोशन बोला जाए, इस रिजिड बॉडी का मोशन कैसा हुआ, तो इस रिजिड बॉडी का मोशन इस बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, एक वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, और इसका मोशन एक प्योर रोटेशनल है जिसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि इस प्लेन के अंदर है।
तो इसका मोशन हमें देख रहा है, ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो परपेंडिकुलर प्लेन है उस प्लेन में ये मूव कर रहा है। और इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के बॉब के सेंटर मास के बीच की दूरी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अब हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करेंगे और एक छोटा सा assumption लगाएंगे उसमें। तो पहले इसका डायग्राम देखो। तो ये डायग्राम है जब ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो ये इसकी रेफरेंस लाइन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी लेंथ एल है, दिस इज द बॉब। इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन के से थोड़ा सा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, मैंने कहीं यहाँ तक लगा दिया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया और ये इसका इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो दिस इज इस प्लेन में जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गुजरती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसको क्रॉस दिखा दिया। तो ये डिस्प्लेस पोजीशन में हमने इसको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया। अब यहाँ पर इस बॉब का एफबीडी बना दो, तो एक फोर्स लग रहा टेंशन ऊपर की ओर और एक लग गया वेट। तो हम इनके अब कंपोनेंट्स कर देते हैं। एम जी का कंपोनेंट कर दिया इस लाइन के अलोंग, एम जी कॉस थीटा है, एम जी साइन थीटा। तो अगर हम टॉर्क की बात करें ओके अबाउट, तो टेंशन और एम जी कॉस थीटा का जो टॉर्क है वो इस ओ की ओर चला जा रहा है, यानी कि ये दोनों टॉर्क नहीं देंगे, एम जी साइन थीटा टॉर्क देगा। और यही रिस्टोरिंग टॉर्क है, हमने घुमाया ऐसे है और इसका टॉर्क ऐसे लगेगा, तो ये टॉर्क इसको घुमा फिरा करके वापस इक्विलिब्रियम में लाएगा। तो अप्लाई करेंगे आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क। रिजिड बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं, रस्सी का कोई मास नहीं है, जो भी मास है इस बॉब के पास है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एम, लेंथ एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर और देर से अल्फा। अब टॉर्क लिखा है मैंने, एम जी साइन थीटा का टॉर्क होगा एम जी साइन थीटा इंटू एल, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। माइनस साइन बोल रहा है कि रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो यहाँ से थोड़ा सा अरेंज करो, एक mm काट दो, अल्फा की वैल्यू मिलेगा माइनस जी बाई एल साइन थीटा। और अगर थीटा बहुत छोटा हो और उसको रेडियन में मेजर करें तो हम बोलेंगे साइन थीटा को थीटा बोल देंगे। तो ये अब अरेंज करने के बाद हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। बन गया सचम एंगुलर सिस्टम। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस सम पॉजिटिव थिंग इनटू थीटा, सो दिस इज प्रूव दैट इट इज एसएचएम। और जिसका ये जो जी बाई एल है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। अब देखते हैं, ये तो नॉर्मल केस है कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसमें दो फोर्स लगे हुए हैं, टेंशन और वेट। अब इसके बॉब पर कुछ ऐसा हो जाए कि इन दो फोर्सेस के अलावा कोई और एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स लग जाए उस बॉब पर, तो उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ता है। तो वैसे देखा जाए तो mg भी अपने आप में कांस्टेंट फोर्स है हमारे एजम्पशन के लिए। टेंशन डायरेक्शन वाइज वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड वाइज भी वेरिएबल है, बट टेंशन का कोई रोल नहीं है टाइम पीरियड में, क्योंकि उसका कोई टॉर्क नहीं आ रहा। उसका जो टॉर्क है उसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर जा रहा है, उसका टॉर्क नहीं है। तो mg एक कांस्टेंट फोर्स है और mg से रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया। अब mg का साथ देने के लिए, mg कांस्टेंट है, एक कोई और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया बॉब पर। तो देखते हैं, तो देखो ये एक बॉब है जिसका मास m है और इसका वेट mg एंड देयर इज सम कांस्टेंट फोर्स f। और मैंने f ऐसे दिखाया, कोई जरूरी नहीं कि f ऐसे, f किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये कांस्टेंट फोर्स दिखा दिया। तो पहला काम करते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट बना देते हैं, mg और f का रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, जब वो पेंडुलम मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो यानी कि एफ एम जी और टेंशन का वेक्टर सम जीरो होगा। तो पहले क्या करो, एफ और एम जी का रिजल्टेंट बना लो, ये ऐसा हो गया। और इसके ठीक अपोजिट रस्सी का टेंशन होगा। तो इसका मतलब कि जब बॉब रुका हुआ है तो रस्सी कुछ ऐसी होनी चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा।
यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये कुछ ऐसे लटका हुआ है सब्जेक्ट टू दीज थ्री फोर्सेस। mg का साथ देने के लिए मैंने फिर से बोला f, और f कोई जरूरी नहीं कि ऐसी हो, f कैसा भी हो सकता है mg ऐसे हो, और हो सकता है हमारा कुछ ऐसा f आ जाए। कहाँ से आया उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, और ठीक इसके अपोजिट टेंशन हो जाएगा। तो पुराने फिगर पे आ जाते। अब अगर हम, आप कुछ ना करो ऐसे छोड़ दो तो यहीं लटका रहेगा। अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो इस पोजीशन से, तो इस पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। तो ये जो दिख रही है, ये इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैंने रेफरेंस लाइन बोल दिया, और ये रेफरेंस लाइन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। तो ये बन गया। अब जरा देखा जाए ध्यान से, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इस एफ और एम जी को मिला करके बोल देते हैं कुछ एम जी इफेक्टिव। यानी कि आप बोल सकते हो, अब इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो पहला काम ये करो कि ये जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बॉब पर, सॉरी, जो रस्सी है उसका टेंशन निकाल लेते हैं। टी इज इक्वल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये टी बराबर एम जी इफेक्टिव हो जाएगा, और एम जी इफेक्टिव एफ और एम जी का वेक्टर सम। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जी इफेक्टिव बराबर टी बाई एम, टेंशन अपॉन मास, यानी कि टेंशन इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई मास। तब सोचते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। आप जरा समझने की कोशिश करो। तो सब चीज़ तो वैसे ही जैसे पहले था। अगर जब पहले नॉर्मली एफ नहीं लगता, तो ये ऐसा बॉब होता, और इधर एम जी होता, और इधर से टेंशन होता। इस पोजीशन के अबाउट हम ऑसिलेट करते, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, इस एफ के कारण हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ ऐसी हो गई, और इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो जो काम पहले जी कर रहा था, वो काम अब कुछ जी इफेक्टिव कर देगा। तो जब पहले फॉर्मूले में अपना एक्सप्रेशन था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G, तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाना चाहिए 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G इफेक्टिव। सो नाउ आवर फॉर्मूला विल बिकम, टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव मैंने बताया कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेंशन निकालेंगे, उस टेंशन को मास से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट जी इफेक्टिव। और ये ध्यान रखना है कि ये तभी लग सकता है जब जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा हो दैट शुड बी कांस्टेंट। तो इस तरह से हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे। The next class will talk about other angular oscillating system like compound pendulum and torsional pendulum. So thank you for watching. Stay tuned for the next video.